हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ ज्योग्राफी विषय के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं, यानी यूजीसी नेट के एग्जाम्स में विगत वर्षों में भूगोल विषय से किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति क्या रही है, पैटर्न क्या रहा है, प्रश्नों को किस अलग अलग वर्ष में कैसे फ्रेम किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने सिलेबस के आधार पर किसी टॉपिक को या जितने भी टॉपिक हैं उन्हें कैसे कवर किया है, और आपने जो टॉपिक कवर किए हैं क्या उन टॉपिक के आधार पर जो आपने पढ़ रखा है उससे आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। आपको लगेगा कि हाँ, आप एक निश्चित दिशा में, एक आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी के वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक के प्रश्न सॉल्व किए हैं। फिर हमने जलवायु विज्ञान के भी प्रश्नों को 2013 से लेकर 2014 तक के 24 तक के प्रश्नों को हल किया है। अब हम नए सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जो है समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी। ठीक है, ओशनोग्राफी में भी हम इसी क्रम में चलेंगे। हम चूंकि हमारा क्रम हमेशा क्या रहा है 2024 से, यानी लेटेस्ट प्रश्न से हम पुराने प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम 2024 से समुद्र विज्ञान में पूछे गए प्रश्नों को आगे हल करेंगे। ठीक है, तो आइए विगत वर्षों की सीरीज में हम समुद्र विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए, देखते हैं क्या है। अभिकथन ये है कि एल नीनो का पेरू तट के समानांतर समुद्री जीवन पर दृढ़ प्रभाव है। ठीक है, दूसरा कारण आर क्या लिखा है, एल नीनो के दौरान पोषक तत्वों से समृद्ध शीत जल का ऊपर उठना कम हो जाता है, जो पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन इनको प्रभावित करता है। ठीक है, अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का कौन से हैं या क्या है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ठीक है, देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे कथन और जो उसका तर्क दिया हुआ है, इन दोनों को ठीक से पढ़ना है, समझना है, जानना है कि क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, जैसे प्रश्न सबसे पहले पूछा किस बारे में जा रहा है, एल नीनो के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल नीनो क्या है। ठीक है, जो सदर्न ऑसिलेशन में घटनाएं घटित होती हैं उनमें से एक प्रक्रिया है एल नीनो। एल नीनो, अब किस सदर्न ओशन की बात कर रहे हैं हम, तो ये बात कर रहे हैं हम प्रशांत महासागर की। तो मध्य प्रशांत महासागरीय या मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। और ये घटना क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो हम इस घटना के बारे में भी जानेंगे। एल नीनो का पेरू तट के समानांतर समुद्री जीवन पर दृढ़ प्रभाव पड़ता है, और जिसका कारण आर क्या लिखा गया है कि एल नीनो के दौरान पोषक तत्वों से समृद्ध शीत जल का ऊपर उठना कम हो जाता है, जो पादप प्लवक को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं एल नीनो क्या है, और एल नीनो को जानने के क्रम में भी हम उसकी पूरी कंडीशंस को समझेंगे। देखिए, एल नीनो को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सामान्य अवस्था में, सामान्य सिचुएशंस में या सामान्य सिचुएशन में क्या घटना घटित होती है। देखिए, ये है एशिया वाला पार्ट, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, सामान्य दशाओं में या नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो पेरू के तट से उठने वाली, यहाँ पर पेरू के तट से उठने वाली गर्म हवाएं हैं, वे अपने साथ आगे की ओर बढ़ती हैं। वे गर्म हवाएं क्या होंगी, वे गर्म हवाएं आगे की ओर बढ़ेंगी, ट्रेड विंड्स। इन ट्रेड विंड्स के जरिए ये गर्म हवाएं यहाँ पर क्या करती है, लो प्रेशर क्रिएट कर देती है ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं जहां पर गर्म हवाएं होती है वहां लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो सामान्य दशाओं में जो पेरू के तट से इस ओर चलने वाली ट्रेड विंड्स हैं, जो कहाँ की ओर चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से या रीजन की तरफ, ये गर्म हवाएं ट्रेड विंड्स यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करती हैं। और लो प्रेशर के क्रिएट करने की वजह से हम सभी जानते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर ऐसी दशाएं उत्पन्न होंगी जिससे जो हवाएं हैं, आर्द्रता युक्त हवाएं ऊपर की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, नॉर्मल दशाओं में यहाँ भारी वर्षा होगी। और यही जो हवाएं हैं हल्की सी पुश करेंगी एशिया की तरफ,
तो इसकी वजह से भारत में भी और पश्चिमी हिस्से में भी यहाँ क्या होगा, वर्षा होती है। यानी सामान्य दशाओं में हम देखते हैं कि इन विंड्स की वजह से वर्षा, सामान्य दशा में जितनी वर्षा होती है वह होगी। ठीक है। एल नीनो की कंडीशन क्या है? एल नीनो की कंडीशन में जो ट्रेड विंड्स हैं इनकी दिशा बदल जाती है। क्या होता है एल नीनो की कंडीशन में? इसमें यह होता है कि जो ट्रेड विंड्स इस तरफ की ओर चल रही थी, इनका जो प्रभाव था, इन ट्रेड विंड्स का जो प्रभाव है वह एल नीनो की कंडीशन में कम हो जाता है। यानी ये ट्रेड विंड्स अपना प्रभाव, इनका प्रभाव यहाँ कम होने की वजह से, जो यहाँ पर गर्म हवाएं चल रही थी, जो गर्म हवाएं कौन सी हवाएं, जो विषुवतीय रेखा के आसपास चलती हैं, उष्णकटिबंधीय रीजन के आसपास, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर होता है तो इन, और सूर्य का तापमान डायरेक्ट प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर गर्म हवाएं चलती है ना। अब ये जो गर्म हवाएं पेरू के तट से ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में चल रही थी, ध्यान रखें ये पूरी घटना कहां पर घटित हो रही है, मध्य पैसिफिक ओशन में, या आप समझिए पैसिफिक ओशन के दक्षिणी वाले हिस्से। ठीक है, ये आपको रीजन पता होना चाहिए। ये आपको हो सकता है कई बार पूछ लिया जाए कि ये कहां पर है, तो मध्य और पूर्वी, मध्य और ये हिस्सा है। ठीक है, मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। ठीक है, इस रीजन में यह घटना घटित होती है। क्या होगा, अब ये जो ट्रेड विंड्स इस तरफ चल रही हैं, एल नीनो की कंडीशन में इन ट्रेड विंड्स का प्रभाव कम हो जाएगा, और जब इन ट्रेड विंड्स का प्रभाव कम होगा तो जो गर्म हवाएं थी, जो गर्म हवाएं हैं, इसकी वजह से इस तरफ आ रहा था जल गर्म होकर, अब इस जल की दिशा इस तरफ हो जाएगी। तो क्या होगा, तो जो गर्म जल था वह इस तरफ की ओर जाएगा। किस ओर जाएगा? यहाँ पेरू के तट की ओर जाएगा। ठीक है, सामान्य दशा में क्योंकि ट्रेड विंड इस तरफ मूव कर रही थी, गर्म हवा इस तरफ मूव कर रही थी, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा था, है ना, और यहाँ पर जो हिस्सा था ये ठंडा जल वाला हिस्सा था। तो इसकी वजह से समुद्र के गहरे हिस्से में, पेरू के तट में जो नीचे गहरा हिस्सा है, वहां पर जो पादप प्लवक पाए जाते थे, वे पादप प्लवक जो मछलियों के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि उनमें काफी पोषक तत्व होते हैं। वे जो पेरू के तट के नीचे गहराई में जो पादप प्लवक थे, वे क्या होंगे? वे ज्यादा पोषक तत्व से युक्त होंगे। उन पादप प्लवक जो कि नीचे समृद्ध पादप प्लवक है, ये ऊपर की ओर आता है, इससे मछलियों का प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ता था सामान्य दशाओं में। एल नीनो की कंडीशन में अब यहाँ से गर्म हवाएं आ रही हैं, तो जब यहाँ से गर्म हवाएं चलती हैं तो ये गर्म हवाएं इस वाले रीजन को भी प्रभावित करती हैं। यहाँ पर ऊपर फिर जल कौन सा होगा? गर्म जल होता है। तो जो नीचे से ठंडा जल ऊपर की ओर आता था, अपवेलिंग के थ्रू, यहाँ पर अपवेलिंग के थ्रू वह ठंडा जल अपवेलिंग के थ्रू अब ऊपर नहीं आ पाता। तो इसलिए यह भी देखने को मिलता है एल नीनो की कंडीशन में कि पेरू की तट में जो मत्स्य उत्पादन है एल नीनो की दशाओं में बहुत कम हो जाता है। मत्स्य या मत्स्य उत्पादन क्या हो जाता है? एल नीनो की कंडीशन में पेरू की तट के आसपास बहुत कम हो जाता है। कई मिलियन टन का यहाँ इनको हानि देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आपने देखा लो प्रेशर क्रिएट होगा। अगर यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, इसका मतलब यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अगर यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा, इसका मतलब यहाँ पर होने वाली वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। इस वजह से भारत के भी इस रीजन में, इस हिस्से में, एशिया के इस हिस्से में क्या होगा? वर्षा की मात्रा में और कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और इस वजह से कहा जाता है कि एल नीनो की दशा में भारत में सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि एल नीनो क्या है और कैसे एल नीनो जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है इसको प्रभावित करता है, और इसकी वजह से जो भारत के मानसून है या भारत में होने वाली जो वर्षा है वह भी प्रभावित होती है। ठीक है, अब हम लौटते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। प्रश्न की तरफ जब हम लौटेंगे तो हम ये समझेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। देखिए, एल नीनो का पेरू के तट के समानांतर समुद्री जीवन पर दृढ़ प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है इसमें? कारण है कि एल नीनो के दौरान पोषक तत्वों से समृद्ध शीत जल का ऊपर उठना कम हो जाता है और पादप प्लवक को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। जब एल नीनो की कंडीशन होती है तो वहां पर जो शीत जल, पहले सामान्य दशा में जो शीत जल पादप प्लवक के ऊपर आता था और मछली उत्पादन में सहायक होता था, वह घटना फिर नहीं घटित होती। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में गर्म जल आ जाता है ना। तो देखिए, दोनों ही कथन यहाँ क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और जो तर्क है, जो कारण है, वह एक ही सही व्याख्या कर रहा है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सारे महासागरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको तथ्यात्मक रूप से भी जितने भी मीटर वे गहरे हैं, उनमें कैसे ट्रेंचेस हैं, कहाँ पर कटक पाए जाते हैं, किन महाद्वीपीय क्षेत्रों में कहाँ पर कौन कौन सी ढाल है और इन ढालों का विस्तार कितना है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल है। जब हम महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र क्या होता है। हमारे ऑप्शन में क्या है, आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर। मार्च 2023 वाले प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जब हम बात करते हैं महाद्वीपीय क्षेत्र की, मान लीजिए महाद्वीपीय क्षेत्र है और फिर महाद्वीपीय क्षेत्र से इस ओर आता है क्या, जल महासागरीय हिस्सा। ठीक है, क्या होता है, फिर आता है महासागरीय हिस्सा। तो एकदम से तो महाद्वीपीय हिस्से से महासागर नहीं आ जाता। ठीक है, कुछ ऐसा हिस्सा भी होगा, फिर बाद में यहाँ पर अधिक गहरा तल आएगा, किसका, महासागर का, और फिर यह गहरा तल और भी गहरा होता जाता है। आगे जैसे ही आप महासागर में अंदर की ओर या गहराई की ओर प्रवेश करेंगे तो यह और गहरा होता जाता है। महासागर का जो तल है वह क्या होगा, और गहरा होता जाता है। ठीक है, तो ये हिस्सा, ये तो महाद्वीपीय हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्सा क्या है, यह तो महाद्वीपीय हिस्सा है। ये हिस्सा जो हल्का सा महाद्वीप के जल से मग्न है, इस हिस्से को कहते हैं महाद्वीपीय। क्यों, क्योंकि ये हिस्सा क्या है, जल से मग्न है, जल की ओर है, तो महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, ये हिस्सा क्या है, जल से, देखिए महाद्वीप का ये हिस्सा इस ओर जल से क्या है, ढका हुआ है, ये यहाँ तक जल आ गया। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, महाद्वीपीय मग्न तट। और ये हिस्सा जो बहुत गहरे क्षेत्र में है इसे कहेंगे गहरे समुद्री मैदान। गहरे समुद्री मैदान बहुत गहराई में होगा। अब इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र है, आपको इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसे ही कहते हैं महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे समुद्री मैदान के मध्य पाए जाने वाला भाग महासागरों की गहराई जहां से वृद्धि लेती है उसे कहते हैं महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किस महासागर का सर्वाधिक महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र होता है। ध्यान रखिएगा, हर महासागर का जो मग्न ढाल है वह अलग अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की, तो इनकी जो महाद्वीपीय ढाल है ये अलग अलग कोण बनाती हुई आगे की ओर बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, मग्न ढाल का जो औसत कोण होता है वह 4 डिग्री होता है। औसत कोण, मग्न ढाल का औसत कोण 4 डिग्री होता है। ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कई बार पूछ लिया जाए। ठीक है, ध्यान रखें। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा किस महासागर का जो महाद्वीपीय ढाल है वह है, क्योंकि पूछा भी यही गया है कि सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र किस महासागर का है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर। दरअसल अटलांटिक महासागर भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रशांत महासागर से कम हो, लेकिन ध्यान रखिएगा अटलांटिक महासागर का जो महाद्वीपीय ढाल है वह प्रशांत महासागर से ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखें, समस्त सागरीय क्षेत्रफल का केवल 8.5% यह कवर करता है। ठीक है, लेकिन जब इसके हम महासागरीय ढाल की बात करेंगे, माफ कीजिएगा, महाद्वीपीय ढाल की बात करेंगे कि इसका कौन सा हिस्सा, देखिए कितना क्षेत्र यह कवर करता है, तो इसका हिस्सा लगभग आपको महाद्वीपीय ढाल का हिस्सा लगभग 12.4 मिलेगा। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर का महाद्वीपीय ढाल लगभग 12.4% है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि प्रशांत महासागर का कितना है, तो लगभग
7% है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपसे एक क्रम पूछ लिया जाए, या तो अवरोही क्रम में पूछ लेगा या तो आरोही क्रम में पूछ लेगा। तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंद महासागर का कितना है, तो 6.5%। ठीक है, तो आपने देखा सबसे ज्यादा महाद्वीपीय ढाल किसका है, अटलांटिक महासागर का 12.4%। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों को यहाँ जाना, समझा, इसे आप नोट कर लें ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी प्रहारों से सर्वाधिक ग्रस्त है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफ्रीका का पूर्वी तट, ऑप्शन बी अटलांटिक तटरेखा, ऑप्शन सी यूरोपीय तटरेखा, ऑप्शन डी परिप्रशांत तटरेखा। ये भी प्रश्न भी मार्च 2023 वाले सेशन में ही यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखें, प्रश्न में ठीक से पढ़ना है। क्या पूछा जा रहा है, सुनामी प्रहारों के बारे में। तो सुनामी क्या है, सुनामी बहुत तीव्र गति से चलने वाली दीर्घ महासागरीय जलधाराएं हैं। ठीक है, और ये अपने आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित करती है नकारात्मक रूप से। ये बहुत तीव्र गति से जो चलने वाली ये धाराएं हैं, ये कैसे उत्पन्न होती है, इनके पीछे की क्या रीजन हो सकता है, सुनामी की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो ध्यान रखें, जो हमने भूकंपीय गतिविधियां देखी थी कि यदि पृथ्वी के भीतर प्लेटों में किसी तरीके का मूवमेंट होगा, प्लेट टेक्टोनिक घटना हमने पढ़ी है। ठीक है, चाहे अपसारी मूवमेंट है या अभिसारी मूवमेंट है, कई बार कुछ अलग अलग मूवमेंट की वजह से भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। यदि ज्वालामुखी घटनाओं की वजह से ऐसा होगा, यदि भूकंपीय घटनाओं की वजह से होगा, लेकिन ध्यान रखना है यदि भूकंप 7 रिएक्टर से भी अधिक है, ठीक है, इससे अधिक का है, तो ही क्या होगा, तो ज्यादा विनाशकारी सुनामी आने की संभावना होगी। तो एक तो पहली बात, सुनामी उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगे होती हैं। ठीक है, उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगे सुनामी कहलाती हैं। इनसे हानि भी बहुत देखने को मिलती है। भारत में भी तमिलनाडु वाले रीजन में सुनामी आई थी 2004 में, जिससे बहुत अधिक हानि देखने को मिली थी। तो ध्यान रखिए, उच्च ऊर्जा, काफी ज्यादा एनर्जी होने की वजह से ये काफी तटीय क्षेत्रों में तबाही मचा देती हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में यदि भ्रंशन की घटना घटित हो, भूकंपीय घटना घटित हो, प्लेटों में कोई मूवमेंट हो रहा हो, ज्वालामुखी की घटना घटित हो, तो इन सभी की वजह से जो होगा वह सुनामी आ सकती है। तो ज्वालामुखी में जब विस्फोट होगा तो कोई ना कोई मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से सुनामी की जो प्रहार है वो आने की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, गहरे सागर में जो सुनामी की लंबाई है वह सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखें, जितना ज्यादा गहरा सागर होगा, सुनामी की लंबाई उतनी अधिक होगी। अब हम बात करें इस प्रश्न की कि कौन सा सुनामी प्रहारों से सर्वाधिक ग्रस्त है। ऑप्शन ए अफ्रीका का पूर्वी तट, ऑप्शन बी अटलांटिक तटरेखा, ऑप्शन सी यूरोपीय तटरेखा, और ऑप्शन डी है परिप्रशांत तटरेखा। ध्यान रखें, परिप्रशांत तटरेखा वह तटरेखा है जहां पर लगभग 90% सुनामी जो है वह झेली जाती है या यहाँ आती है। तो 90% से भी अधिक सुनामी की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में मुख्य रूप से कहां पर, रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलती है। रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में देखने को मिलती है। ये रीजन वही है जहां पर हम बात करते हैं किस वाले हिस्से की। कई बार आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में, एशिया वाले हिस्से में, साउथ अमेरिका वाले हिस्से में कुछ ऐसी रिंग ऑफ फायर की स्थिति बनती है। सबसे ज्यादा जो जापान और ताइवान वाला हिस्सा है वो ज्यादा प्रभावित होता है इससे। तो रिंग ऑफ फायर, परिप्रशांत तटरेखा, यह सबसे ज्यादा सुनामी से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप की गतिविधियां, भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या होगा, भूकंपी गतिविधियों की अधिकता की वजह से यहाँ ज्यादा सुनामी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी परिप्रशांत तटरेखा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इरमिंगर जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर के जल में प्रवाहित होती है। आपके पास ऑप्शन ए है दक्षिणी अटलांटिक, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन सी है उत्तरी प्रशांत, और ऑप्शन डी है दक्षिणी प्रशांत। देखिए, जब आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, जलधाराओं के बारे में, तो जलधाराओं की स्थिति, उनका प्रवाह आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपसे पूछा जाए कि जलधारा क्या है, जलधारा क्या है, तो आपको क्या बताना होगा कि जलधारा यानी महासागर का, वह महासागर की
कि जल का वह हिस्सा जो एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो ध्यान रखें, जलधारा के बारे में यदि आपसे कहीं भी पूछा जाए तो इसकी एक तो इसकी दिशा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक दिशा की ओर ये बह रही हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जलधाराओं के बारे में पता होना चाहिए, दिशा के साथ एक निश्चित मूवमेंट होती है इनकी। और जो जलधाराएं हैं यदि वे विषुवत रेखा से प्रवाहित हो रही है ध्रुवों की ओर तो ये गर्म जलधाराएं कहलाएंगी, और यदि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं तो ये ठंडी जलधाराएं कहलाएंगी। गर्म जलधाराएं जैसे ध्रुवों की ओर जाती हैं तो बीच में जो भी स्थान इन्हें मिलता है उस स्थान के तापमान को ये बढ़ाती जाती है। जो ठंडी जलधाराएं हैं ये बीच वाले स्थान में जहां से भी होकर गुजरेंगे वहां के तापमान को ये कम करती जाती हैं, क्योंकि ये क्या है, ठंडी जलधाराएं हैं, तो इनका प्रभाव जिस जिस रीजन से होकर गुजरेगा उस रीजन को ठंडा कर देगा। ठीक है, अब प्रश्न में आपसे पूछा गया है इरमिंगर जलधारा, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम पहुंचते हैं जलधारा वाले हमारे हिस्से में जिसमें आपको जलधाराएं मिलेंगी। ठीक है, ये देखिए ये जलधाराएं हैं, ये विषुवत वृत्त रेखा है या विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इससे ऊपर की यदि कोई जलधारा जा रही है इसे हम गर्म जलधारा कहेंगे, और यदि ध्रुवों से कोई जलधारा आ रही है तो हम उसे ठंडी जलधारा कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जो एंटिलीज जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम है, ये आपको रेड कलर में जो शो हो रही है जो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जा रही है ये गर्म जलधाराएं हैं। जो देखिए लेब्राडोर जलधारा ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। ठीक है, ये क्या है, ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा ये देखिए ये भी ठंडी जलधारा है, कहाँ की ओर आ रही है, भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। देखिए जो रेनेल जलधारा है और ये है इरमिंगर जलधारा। प्रश्न में आपसे इरमिंगर जलधारा के बारे में ये पूछा गया है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर जो है ऐसा आकृति में, ठीक है, इसके सोर यूरोप है, सोर अफ्रीका है, इस वाले हिस्से में नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ सादर्न अमेरिका है, यानी अटलांटिक महासागर के पूर्वी हिस्से में यूरोप और अफ्रीका है, पश्चिमी हिस्से में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। अटलांटिक महासागर के उत्तरी वाले हिस्से में इरमिंगर जलधारा है और यह एक गर्म जलधारा है। ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से कहाँ की ओर जा रही है, ध्रुवों की ओर जा रही है। अब लौटते हैं हमारे प्रश्न पर। इरमिंगर जलधारा हमने देखा कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक रीजन में, है ना, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इरमिंगल जलधारा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन खाइयों की गहराई 10,000 मीटर से कम है? ध्यान रखें, कम है। आपके पास ऑप्शन है क्यूरिल खाई, ऑप्शन बी है प्यूर्टो रिको खाई, ऑप्शन सी है जावा खाई और ऑप्शन डी है टोंगा खाई। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। इस प्रश्न को हल करने के लिए पता होना चाहिए कि जो खाइयां हैं, जो ट्रेंचेस हैं, जो महासागरीय हिस्सों में गहराई वाले हिस्से हैं, वे कितने मीटर तक अंदर गहरे हैं। सबसे पहली बात, महासागरीय नितल पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं घटित होती हैं और उन विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से महासागर के भीतर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। ठीक है, उन आकृतियों में जो गहरा हिस्सा है, गहरा भाग है, उन्हें हम गर्त या खाई या ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, अलग अलग महासागर में जो ये ट्रेंचेस हैं उनकी जो गहराइयां हैं वे अलग अलग होती हैं। जब हम बात करेंगे, हमारे 4 ऑप्शन की ही हम बात कर लेते हैं। इन चारों ऑप्शन में आप नजर दौड़ाएं तो ध्यान रखें, अभी तक लगभग 56-57 जो खाइयां हैं ट्रेंच, उनके बारे में पता किया जा चुका है। और अटलांटिक महासागर की हम बात करें अगर, क्योंकि महासागर में ही इन खाइयों के बारे में चर्चा हुई, अटलांटिक महासागर में लगभग 19 खाइयां देखी गई। हिंद महासागर वाले रीजन की यदि हम बात करें या हिंद महासागर की बात करें तो लगभग 6 खाइयां यहाँ पर देखने को मिली हैं। और जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, प्रशांत महासागरीय रीजन है, यहाँ पर लगभग आपको 32 ट्रेंचेस या खाइयां देखने को मिलेंगी। अब प्रश्न में चूंकि मीटर के हिसाब से पूछा है कि 10,000 मीटर से कम, तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा गहरी ट्रेंच कौन सी है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा। हमने कई बार, जब हमने इससे पहले भी चर्चा में शामिल किया था ट्रेंच को या जो खाई है उसे, तो हमने क्या पढ़ा था कि विश्व की जो सबसे गहरी गर्त है वो है मेरियाना गर्त, है ना।
हमने क्या पढ़ा था कि विश्व की जो सबसे गहरी गर्त है, यानी जिस महासागरीय हिस्से में सबसे ज्यादा खाई देखने को मिली जहां पर, वह है मेरियाना। इसकी जो मीटर में गहराई बताई जाती है लगभग 11,022 मीटर बताई जाती है। ठीक है, और ये सबसे गहरी है। अब प्रश्न में 10,000 से मीटर, इसका मतलब बहुत ही कम क्वांटिटीज में वो खाइयां होंगी जो 10,000 तक पहुंच पा रही होंगी, और उससे भी गहरी कम ही खाइयां होंगी। अब प्रश्न में 4 ही ऑप्शन है, तो आपको यदि सभी इंपॉर्टेंट खाइयों के बारे में पता है, उनकी गहराई पता है, तो आप बता पाएंगे। जैसे टोंगा की हम गहराई की यदि बात करें तो लगभग 10,882 मीटर क्या है, यह गहरी खाई है। ठीक है, अगर हम प्यूर्टो रिको की बात करें तो लगभग 8385 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें, याद करना होगा। कई बार कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में यदि आपको वो फैक्ट याद है तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपसे सुंडा खाई के बारे में पूछा जाए या सुंडा किस रीजन में है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है, महासागर वाले रीजन की हम बात करते हैं। तो जो सुंडा है, जो जावा है, वे सेम उसी ट्रेंच के आसपास स्थित है ये। तो 7450 मीटर इसकी गहराई है। क्यूरील खाई की जब बात की जाएगी तो ये लगभग 10,498 मीटर। 10,000 मीटर से कम वाली खाइयों के बारे में आपसे पूछा गया है, तो एक तो जावा हो गई नंबर 3, और एक हो गया 2 प्यूर्टो रिको 8385। ठीक है, तो 2 हो गई, यानी 2 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जब 2 और 3 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो 2 और 3 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जब आपको ऐसे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको फैक्ट पता होनी चाहिए। यदि आपको नहीं पता तो आप ऐसे प्रश्नों को डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।